हेलो एवरीवन। ये मेरा दूसरा लेक्चर है इस वीडियो सीरीज का, जिसमें हम करंट अपडेशन कर रहे हैं 2022 का सितंबर से। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने 5 करंट अपडेशन किए जो कि सितंबर मंथ के इम्पोर्टेंट थे, और उसी को हम उसके आगे से हम यहाँ इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो जो पांच करंट पिछले लेक्चर में जो 5 करंट अपडेशन किए थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो पहला था पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, इसको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था। उसके बाद इसका एम क्या था? फैसिलिटेट करना, सॉरी, बिना कोलेटरल के लोन देना। ओके, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। और दूसरा था नेशनल एक्शन फॉर द मैकेनाइज्ड सैनिटेशन, नमस्ते था। ठीक है, इसको मौसी और महुआ दोनों ने ज्वाइंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। इनका एम क्या है? सेफ्टी एंड डिग्निटी ऑफ द सैनिटेशन वर्कर। और फिर तो हमने तीसरा देखा था ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। इनोवेशन इंडेक्स में हमने देखा कि इंडिया ने मतलब कौन से रैंक पे लाया, मतलब इंडिया का कौन सा रैंक आया और किस वजह से आया। ठीक है, 40th रैंक पर आया, पहले 46th रैंक पर था। और ये पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि आईसीटी, एक्सपोर्ट, वेंचर कैपिटल, इन सब में इंडिया का रैंक, इन सभी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिससे इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक इम्प्रूव हुआ है। ओके, स्विट्जरलैंड टॉप पे रहा, ये भी देखा। फिर उसके बाद इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में पढ़ा कि इसको लॉन्च रिलीज कौन करता है? वीपो करता है। वीपो के बारे में देखा कि वीपो का फुल फॉर्म देखा। और वी वी सॉरी वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर देखा। और ये एक यूएन का स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, वो देखा था। और हमने चौथा जो करंट अपडेशन देखा था वो अनिल चौहान के बारे में देखा था, जो कि न्यूली अपॉइंटेड सीडीएस है। अ, क्या बताया था कि चीफ डिफेंस स्टाफ है, जो कि एक लेटेस्ट मिनिस्ट्री जो है, मिलिट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, जो कि नया न्यूली जो है मतलब बना है, बाकी 4 डिफेंस मिनिस्ट्री के अलावा। उसके जो हेड होते हैं उनको सीडीएस बोलते हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ, जो कि अनिल चौहान बने हैं। किनको रिप्लेस किया है? बिपिन रावत। इनफैक्ट रिप्लेस नहीं, उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ होने के बाद इनको अपॉइंट किया गया। ओके, एज लिमिट क्या होती है ये देखा था। डिफेंस मिनिस्ट्री क्या होती है? चारों ये हमने बताया था। आर्कटिका ना, ये सैटेलाइट है जो कि रसिया ने लॉन्च किया है आर्कटिक रीजन पर नज़र रखने के लिए। ओके, फिर उसके बाद हमने ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओके, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमने देखा था इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, जो कि हमारा यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स रिलीज करता है। ओके, इससे क्वेश्चन देखा था। फिर मैंने एक क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था कि इंडिया का रैंक क्या आया ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। फिर नीति आयोग से क्वेश्चन थे। अब हमारा, ठीक है, यहाँ तक जो था हमने कल तक पढ़ा था। और आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 2, और ये है सितंबर 2022 करंट अफेयर्स। बाकी के जो सितंबर के करंट अफेयर्स हैं मेन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छठा है हमारा वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप जून 2022 में, ठीक है, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT had been set up at the Devasthal Observatory campus, okay, owned by the Aryabhat Research Institute of the Observational Science. It will observe, एक मिनट पूरा देख लीजिए फिर बताता हूँ। ओके, यहाँ तक देखते हैं। वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है कि टेलीस्कोप है। और टेलीस्कोप किस चीज़ में यूज किया जाता है? किसी भी चीज़ों की मतलब हमारे जो स्पेशियल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, या बोलते हैं कैलेस्ट्रियल, या फिर जो हमारे हेवनली बॉडीज होते हैं उनको देखने के लिए हम यूज करते हैं टेलीस्कोप का। तो पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बनाया गया है, ठीक है, डेवलप किया गया है। कहाँ पर? देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस में, ठीक है, लगाया गया वहाँ पर। और इसको किसने, मतलब ये किसका है? इसको ओन कौन करता है? वो है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरीज। ठीक है, एरीज। ओके, अच्छा, इसका अभी बताया कि लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, तो पक्का ये हेवनली बॉडीज के रिसर्च में या फिर उनको देखने में, उनको ऑब्जर्व करने में यूज होता है। ओके, तो
कौन कौन सी हेवनली बॉडीज हैं जिनको ऑब्जर्व करने के लिए ये मेनली बनाया गया, ये सेटअप किया गया है लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। वो है एस्टेरॉयड के बारे में, सुपरनोवाज, स्पेस डेब्रिस या और भी बाकी सब जो कैलेस्टियल बॉडीज हैं स्पेस में, उनकी ऑब्जर्वेटरी के लिए ये टेलीस्कोप बनाया है, यहाँ सेटअप किया गया है। ठीक है, कहाँ सेटअप किया गया है? देवस्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस पे। ठीक है, आ, अभी आया था टर्म एस्टेरॉयड, सुपरनोवा, स्पेस डेब्रिस एंड ऑल अदर कैलेस्टियल ऑब्जेक्ट। तो पहले देख लेते हैं एस्टेरॉयड क्या होता है। ओके, नॉर्मली सबको यही कंफ्यूजन होता है कि कॉमेट्स एस्टेरॉयड्स में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट एक लिखा है कि कॉमेट्स आर स्मॉल आइसी डर्ट बाल्स दैट ऑर्बिट द सन। कॉमेट जो होते हैं छोटे बर्फ के जो डर्ट बाल्स होते हैं, बर्फ के गोले होते हैं, जो कि बर्फ और गंदगी, मतलब डर्ट का मतलब यहाँ पे धूल समझ सकते हैं, वैसे इनके गोले होते हैं जो कि सन के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं, मतलब घूमते हैं। जबकि कॉमेट्स जो होते हैं ये आइस और डस्ट, ठीक है, कहाँ गए, सॉरी, कॉमेट्स जो होते हैं आइस और डस्ट होते हैं, बर्फ और डस्ट होते हैं। जबकि एस्टेरॉयड जो होते हैं ये किसके बने होते हैं? रॉक के बने होते हैं, पत्थर के बने होते हैं। ठीक है, तो कॉमेट्स और एस्टेरॉयड में यही फर्क है कि वो आइस के होते हैं, आइस और डस्ट के बना होता है कॉमेट, और एस्टेरॉयड जो होता है वो रॉक का बना होता है। ओके, और मेटियोर क्या होता है तब? मेटियोर एक स्पेस रॉक है। जब स्पेस रॉक इन अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है, ठीक है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है, कई सारे लेयर्स में बटा है, और हम जानते हैं कि ये हमारे एटमॉस्फेयर क्या होते हैं, अर्थ की प्रोटेक्शन करते हैं। कोई भी चीज़ें अगर अंदर आती हैं तो जाहिर सी बात है बहुत स्पीड में आती है, और इन जो एटमॉस्फेयर है, इनके गैसेस हैं, इनसे टकराने की वजह से वो मतलब इतनी स्पीड ज़्यादा होती है कि वो बर्न हो जाती है, मतलब जल जाती है। तो वही जब मेटियोर जलता है तो हाँ, एक स्ट्रिक, एक लाइन की तरह दिखता है हमें। जैसे लगता है कि कोई तारा टूट रहा है या कोई लाइट ऐसे टूटते हुए गिर रही है। तो उसी को बोला जाता है शूटिंग स्टार, ठीक है, टूटता हुआ तारा, मिटियोर को। ओके, जब पत्थर एटमॉस्फेयर में घुसता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में अंदर आता है, ठीक है। तो वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप समझ आया, ठीक है। ये ऑब्जर्व करने के लिए बना है एस्टेरॉयड, सुपरनोवा। अच्छा, सुपरनोवा क्या होता है आगे देखते हैं अभी। स्पेस डेब्रिस एंड ऑल अदर कैलेस्टियल बॉडीज, ठीक। अच्छा, सुपरनोवा क्या होता है? आपने सुना होगा वैसे कि बोलते हैं हम लोग तारा जब, मतलब बोलते हैं कि तारा मर गया, मतलब या तारा मरता है हम लोग का, जैसे तारे की रोशनी खत्म हो जाती है, मतलब तारे का मतलब तारे की जब एंड होती है, उनकी लाइट्स जब खत्म हो जाती है, या बोल सकते हैं जब उनकी डेथ होती है, जब स्टार्स की डेथ होती है, अपने लाइफ के एंड पे आ जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक एक्सप्लोजन होता है वहाँ पे, ठीक है। उस एक्सप्लोजन में बहुत सारी, मतलब उस जो एक्सप्लोजन होता है, जो फटता है वो, तो बहुत सी लाइटें निकलती हैं, मतलब एक ऐसी मतलब चमकती हुई लाइट निकलती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सुपरनोवा। ओके, उसके फिगर्स आप देखें तो कुछ ऐसे हैं, ठीक है। ये जब जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो ब्रिलियंट जैसा लाइट जैसा जो कलर दिख रहा है, यही है सुपरनोवा, ठीक है। सुपरनोवा ये बोल सकते हैं, ये एक इफेक्ट है जब तारा जो है अपने एंड ऑफ लाइफ पे आता है, तो एक्सप्लोड के टाइम ये एक लाइट को इमर्स करता है, जिसे हम बोलते हैं सुपरनोवा। ओके, और अभी हमने कॉमेट्स देखा था ना, उसके भी सॉरी एस्टेरॉयड देखा था, वो भी देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एस्टेरॉयड जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में घुसता है, कोई रॉक वाला, कोई रॉक, तो उसे मेटियोर बोलते हैं, और वो जलने के कारण शूटिंग स्टार स्टार की तरह दिखता है। रेबेका ग्रीन्सपैन, ये एक लेडी है, वुमेन है, कहाँ, और ये कहाँ की है? कॉस्टन रिकन इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। ये एक कोस्टा रिकन इकोनॉमिस्ट है। अम, मतलब यूनाइटेड नेशन में ये जो अंकटाड है, यूनाइटेड नेशन का ही क्या है, एक ऑर्गन है। जैसे मैंने बताया था यूनाइटेड नेशन के अंदर बहुत सारी ऑर्गन्स आती हैं, तो उसी में एक ये है अंकटाड, ठीक है। अंकटाड एक ऑर्गेनाइजेशन है, या ठीक है,
क्या बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, तो इस इस अंकटाड का, ठीक है, सेक्रेटरी होता है। तो पहली बार मतलब कोई वुमन जो है इस अंकटाड की फर्स्ट, मतलब पहली बार सेक्रेटरी बनी है, सेक्रेटरी जनरल बनी है, जिनका नाम है रेबेका ग्रीन्सपैन। और ये क्या, कौन है, कोस्टा रिकन इकोनॉमिस्ट है। ओके, और ये सेक्रेटरी, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल है, बनी है अंकटाड की। वैसे तो तब न्यूज आई थी कि मतलब इनको अप्रूव मिला, मतलब नॉमिनेशन के लिए अप्रूव किया गया है यूएनजीए के द्वारा। ठीक है, अंकटाड के जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उनको नॉमिनेट कौन करता है, यूएनजीए। यूएनजीए कौन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ध्यान से सुनिए, अंकटाड जो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, इसके अच्छा, पहले जान लेते हैं ना अंकटाड करता है क्या। अंकटाड जो होता है, ट्रेड और एंड डेवलपमेंट, नेम में सजेस्टेड है कि ट्रेड और डेवलपमेंट में कौन कैसा है, कैसा बिहेव मतलब कौन डेवलपमेंट कर रहा है मतलब ट्रेड को देखा जाता है कि ट्रेड सही से हो रहा है कि नहीं। मतलब ट्रेड और डेवलपमेंट के रिलेटेड कोई भी मीटिंग होती है तो यही कराता है। ठीक है, अंकटाड। ओके, तो इस अंकटाड का सेक्रेटरी जनरल होता है, जिसको अपॉइंट कौन करता है, यूएन अप्रूव कौन करता है या नॉमिनेट कौन करता है, यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जनरली ज्यादातर लोगों को सिंपल सिंपल केसेस में नॉमिनेट करने के लिए यूएन जनरल असेंबली को किसी और की अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब कोई इम्पोर्टेंट नॉमिनेशन होता है, तब यूएनजीए के साथ साथ यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साथ साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अप्रूवल भी होती है, जिसमें हमारे परमानेंट फाइव कंट्रीज आते हैं। और उन्हीं में हम जब हम यूएनएससी पढ़ते हैं, परमानेंट फाइव कंट्री, तभी हम पढ़ते हैं वीटो पावर। तो वो तो यूनाइटेड नेशन के मतलब पढ़ेंगे तब हम अच्छे से, जितने यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ेंगे। उसी का एक पार्ट है अंकटाड। हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट क्या है, रिबेका ग्रीन्सपैन। ठीक है, वुमन जनरल सेक्रेटरी जनरल बनी है। ओके, आई होप इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है अंकटाड के रिलेटेड। बाकी सब मैंने लिखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। ठीक है, कोस्टा रिकन इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, पहली वुमन और सेंट्रल अमेरिकन जो कि अंकटाड को हेड करेंगी, यूएनजीए के द्वारा अप्रूव्ड की गई है। नोट अच्छा, अंकटाड का मीटिंग कहाँ हुआ है 2021 का, ये क्वेश्चन आ सकता है। ब्रिज टाउन, बारबाडोस में। रिपोर्ट कौन सा ये लाता है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट क्या बताता है, ये बताता है कि ये एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बताता है, और एफआईआई, ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब जैसे कोई कंपनी हमारे देश में आ गई तो डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, और अगर कोई कंट्री मतलब क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट हुआ, शेयर मार्केट हुआ, तो कोई दूसरी कंट्री हमारे कंट्री में कोई इन्वेस्ट कर रही है, तो वो तो कभी भी पैसा निकाल सकती है। तो वो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हुआ, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। ठीक है, तो ये दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं जिससे हमारी फॉरेन करेंसीज बढ़ती है। ओके, यूएस डॉलर के टर्म में लेते हैं हम लोग। ओके, तो ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट मतलब कौन सी कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इसकी रिपोर्ट कौन लाता है। जैसा कि नाम था, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ट्रेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन काम करता है, ये करता है अंकटाड। तो इस यही रिलीज करता है रिपोर्ट को। तो क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, अंकटाड। ओके, अभी इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, रेबेका ग्रीन्सपैन। ओके, अब आते हैं आईएनएस विक्रांत। इंडिया का वारशिप एयरक्राफ्ट कैरियर है। आपने मूवीज में, या पता नहीं, अगर देखते हो मूवीज तो आपने देखा होगा, बहुत बहुत बड़ी शिप होता है। ठीक है, और इस पर जो होते हैं बहुत सारे एयरक्राफ्ट जो होते हैं, एयरप्लेन्स होती हैं, जेट होती हैं, वो मतलब लैंड कर सकती है। ठीक है, ये बहुत बड़ा होता है, तो इसी को बोलते हैं वारशिप एयरक्राफ्ट कैरियर। ओके, तो अभी तक हमारे पास था, एयरक्राफ्ट कैरियर था, लेकिन अपना खुद का नहीं था। मतलब खुद का था लेकिन दूसरे देश से खरीदा हुआ, दूसरे देश का बनाया हुआ था और हमने खरीदा था। अभी हमने खुद का अपना
जो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है जिसका नाम है एक मिनट, विक्रांत लिखा गया है क्या, INS विक्रांत, ठीक है, VIKRANT, INS विक्रांत। और ये जो नाम रखा गया है, ये हमारा पहला एयरक्राफ्ट कैरियर के नाम पे रखा गया है, ठीक है, जो कि 1987 में डीकमीशन हो गया था। उसका भी नाम INS विक्रांत था, तो कंफ्यूज मत होइएगा। वो जो था रॉयल ब्रिटिश नेवी से खरीदा गया था। ओके, ब्रिटिश नेवी से खरीदा गया था INS विक्रांत, जो कि 1987 में ही डीकमीशन हो गया है। अब डीकमीशन का क्या मतलब है? डीकमीशन का मतलब उसको अब यूज में नहीं लिया जाता, ठीक है। INS विक्रांत मैंने मतलब दो हमारे हो गए। एक तो था रॉयल ब्रिटिश नेवी का, और ये हमारा खुद का इंडिजिनस है, और एक है INS विक्रमादित्य जो कि अभी भी चल रहा है। ओके, बाकी मैंने देख लेते हैं क्या है। ये चीज़ें मैंने बता दिया। पीएम ने सितंबर 2022 में पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को कमीशन किया है। डिकमीशन का मतलब हटा देना, कमीशन का मतलब ला देना, ठीक। अच्छा, इसको बनाया किसने है? हमारे हमारी नेवी ने बनाया है, ठीक है। जिसका नाम है वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो। मतलब डिज़ाइन कौन किया है? वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो किया है। ब्यूरो ने किया है, वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने डिज़ाइन किया है, और इसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, ठीक है। हमारे 3 एयरक्राफ्ट है जो कि यहाँ पे नेमली है, आप पढ़ सकते हैं आराम से। अब हमारा 9th वाला जो करंट अपडेशन है वो DRDO घातक है। एज द नेम सजेस्टिंग दैट ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और डिफेंस से रिलेटेड है। ओके, तो पिछला वाला जो न्यूज़ था, जो अपडेशन था, ये भी हमारे डिफेंस से रिलेटेड था, जो कि सभी जानते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें डिफेंस और साइंस एंड टेक से क्वेश्चंस एक एक कंफर्म आते हैं। कौन जानता कब आ जाए, तो कंफर्म INS विक्रांत आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसको अच्छे से पढ़ ले कि कमीशन किसने, PM ने किया, नरेंद्र मोदी ने, और सितंबर 2022 में हुआ। साथ में किसने डिज़ाइन किया, किस कंपनी ने बनाया, ओके। और इसको पुराने जो INS विक्रांत था उसी के नाम पे रखा गया है इसका नाम, ठीक है। इससे पहले INS विराट था, ठीक है, जो कि 2017 में डिकमीशन हो गया, मैंने बताया। INS विक्रमादित्य जो कि अभी भी चल रहा है, ठीक है। 2000 INS विक्रमादित्य 2013 में खरीदा गया है। DRDO घातक हमारा, यहाँ पे देख रहे हैं जो फिगर डायग्राम है या पिक्चर्स है, इसमें आप पिक्चर है जो दिख रहा होगा, ये क्या है? एक ड्रोन है। अ, जो बिना किसी मैन के, मतलब इसमें आदमी बैठना, आदमी के मतलब इसको किसी पायलट की ज़रूरत नहीं है, इसको आप सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम है DRDO घातक, या इसको एक और नाम है यूकाब बोलते हैं। यूकाब, इसका फुल फॉर्म क्या है? अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल। अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल, ये 30,000 फीट के ऊंचाई तक उड़ सकता है। ओके, तो इसको हम मतलब DRDO घातक बनाना मतलब जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसने इसका क्या बोलते हैं, बनाना स्टार्ट कर दिया है, या हाँ बनाया है। एक मिनट, हाँ बनाया जा रहा है, ठीक है। ये जो है अभी, असल बात है मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अभी 20 2023 में और जनवरी में, ओके। और ये न्यूज़ है 2022 का, इसलिए मुझे थोड़ा क्रॉस चेक करना पड़ रहा है कि ये बन गया, मतलब बनाया जा रहा है या बन गया है, ठीक है। तो अभी चल रहा है, ओके। इज बीइंग डेवलप्ड, ओके। तो DRDO घातक इज बीइंग डेवलप्ड बाय द DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ओके। नेक्स्ट करंट अपडेशन देखते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसकी भी एक्सप्लेनिंग है, अटॉर्नी जनरल, GENERAL। अगर पॉलिटिक्स पढ़े हो तो आप जानते हो आर्टिकल कौन से में अटॉर्नी जनरल की बात की गई है? 76 में, आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल की बात की गई है, ठीक है। ये एक अटॉर्नी जनरल होना चाहिए, अभी हम डिटेल में देख लेंगे। अच्छा, अटॉर्नी जनरल नए बने हैं R वेंकट रमणी, ओके। बस इतना ही न्यूज़ था, बाकी पढ़ सकते हैं। अभी वेंकट रमणी बने हैं, इनको द्रौपदी मुर्मू, अच्छा अटॉर्नी, ये जरूरी है,
ठीक है, ये तो आप पॉलिटिक्स में ऑलरेडी पढ़ सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है 3 साल के लिए। ओके, 3 साल या फिर इनकी जो एज है, ठीक है, एज लिमिट है या फिर 3 साल, इन दोनों में से जो पहले पड़ जाए, जो पहले आ जाए। मान लीजिए अगर 65 ईयर इसका मैक्सिमम एज है, एज लिमिट है, और 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, तो अगर 63 ईयर के एज में होते हैं तो जब इनका 65 ईयर होगा, भले इनका टेन्योर पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, 3 साल का टेन्योर पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, अगर एज लिमिट क्रॉस होती है तो इनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो जो पहले आ जाए, या तो एज लिमिट पहले आ जाए या फिर टेन्योर पूरा हो जाए। ओके, एज लिमिट पूरा हो या ना हो उससे मतलब नहीं, अगर टेन्योर पूरा हो जाता है तो भी इनको 3 साल बाद हटना पड़ेगा, या फिर 3 साल पूरा हो या ना हो, अगर एज लिमिट क्रॉस करते हैं तो भी इनको उस पोस्ट से हटना होगा। अटॉर्नी जनरल पहले कौन, सबसे पहला अटॉर्नी जनरल 1950 में बने थे, एमसी सेतलवाड़। ठीक है। अच्छा हाँ, आर्टिकल 76 में, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में मेंशन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ही या सी इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। ये कानून ऑफिसर होता है, मंत्री नहीं, मैंने गलती से निकल गया, लॉ ऑफिसर होता है, कानून ऑफिसर होता है, ऑफिसर इंडिया का। ठीक है, और ये चीफ लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पहली बात। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, और वैसे भी आर वेंकट रमणी, ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये काम क्या, इनका काम क्या है, लीगल एडवाइजर है किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जो भारत की सरकार है उसके लिए उसका जो लीगल एडवाइजर है, काम कौन का काम कौन करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और ये बिल्कुल बाउंडेड नहीं है कि ये कोई एडवाइस देते हैं और गवर्नमेंट गवर्नमेंट उस एडवाइस के लिए बिल्कुल बाउंडेड नहीं है कि हाँ इस एडवाइस को मानना है, हाँ ये सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, लीगल एडवाइस। ठीक है, किसको कौन सी गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को। ठीक है, किसी भी लीगल मैटर्स में। और ये पहले ये लॉयर होते हैं किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, यूनियन गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अगर कोई केस यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ होता है, ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए तो अगर कोई केस यूनियन गवर्नमेंट के खिलाफ है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट उसका केस अगर किसी लॉयर को रिप्रेजेंट करना है सुप्रीम कोर्ट, अगर यूनियन गवर्नमेंट है तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में कौन सा लॉयर जाएगा, वो होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो दैट वाज ऑल फ्रॉम मी। और इस बार क्वेश्चन नहीं लाए हम, क्योंकि जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ क्वेश्चन हम कर लेंगे, मतलब पूरा नहीं, 2 लेक्चर्स या 3 लेक्चर्स हो जाएंगे तो एक साथ एक क्वेश्चन 25 या 30 जो कि प्रीवियस ईयर्स आए होंगे और इनसे जो बनते होंगे हम कर लेंगे, जो कि फ्यूचर में आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग दिस। थैंक यू।